हाँ शुरू कर। ओके, तो हम लोग का 1 आवर लाइव सेशन है ऑन मूड बोर्ड। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मूड बोर्ड क्या होता है। ठीक है, अक्सर दफ़ा जो है वो आर्किटेक्ट्स को बहुत ताने पड़ते हैं कि जी आप तो जो है वो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हो, या फिर जो है वो इधर से सामान उठाया उधर से सामान उठाया और आप लोग जो है वो उसके अंदर लगा देते हो, अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। तो मूड बोर्ड मतलब अगर किसी को इसका रियल एसेंस नहीं पता तो वो यही समझेगा कि जी कॉपी पेस्ट किया हुआ इन लोगों ने। तो सबसे पहले तो हम मूड बोर्ड बनाने से पहले हमें 3 चीज़ें अपने दिमाग के अंदर रखनी है। नंबर 1 है स्टडी, नंबर 2 है डिसाइड एंड नंबर 3 है रिसर्च। तो वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ कि वो क्या चीज़ें हैं। ओके, स्टडी। तो जब मूड बोर्ड बनाना है तो सबसे पहले तो आपने इस चीज़ का माइंड बनाना है अपने दिमाग में कि भाई आपको असाइन क्या किया गया है काम। ठीक है, कोई बिल्डिंग है, सपोज एयरपोर्ट, मॉल है, स्कूल है, घर है, कुछ भी है। तो वो चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि जी मुझे उस टास्क को स्पेसिफिकली देखना है प्रॉपरली कि वो है क्या। या इंटीरियर स्पेस में आपको लाउंज आ जाता है, बेडरूम में, किचन है, या अगर आप उसमें चले जाते हो कमर्शियल के अंदर तो शॉप है। तो शॉप की भी कोई भी टाइप हो सकती है, ग्रॉसरी स्टोर हो सकता है, या फिर जो है कोई ज्वेलरी शॉप हो सकती है। फिर आप लैंडस्केप के अंदर आते हो तो पार्क है या कोई अदर आउटडोर स्पेस है। पहले अपनी असाइनमेंट टाइप को आपने अपने माइंड में रखना है। देन फिर क्या स्टडी करना है, मतलब क्यों स्टडी करना है। वो होते हैं बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं जो प्लानिंग के या डिज़ाइनिंग के। अब ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर हम लोग कोई लाउंज डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो लाउंज जैसा ही दिखना चाहिए। उसकी क्या बेसिक्स हैं, मतलब लाउंज जो है वो डाइनिंग रूम जैसा नहीं दिखना चाहिए। तो क्या ऐसी चीज़ है जो लाउंज को लाउंज बनाती है या लाउंज को बेडरूम से अलग करती है। ठीक है, और क्या ऐसी चीज़ें जो एक शॉपिंग मॉल को एक एयरपोर्ट से अलग कर देती है। तो वो बेसिक स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आपको स्टडी के अंदर पता लगते हैं। ठीक है, अब बीइंग एन आर्किटेक्ट जब आपकी प्रैक्टिस हुई भी होती है, अब पढ़ाई के टाइम पे आपको ये चीज़ें पढ़ाई भी होती हैं उन लोगों ने कि जी मतलब क्या चीज़ आपने बनाई है, और मतलब हर एक चीज़ की स्टडी। ठीक है, तो आप मतलब ये वाला पार्ट अगर स्किप करना भी चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अब कोई असाइनमेंट है जो आपने ड्यूरिंग स्टडीज़ नहीं की हुई, सपोज हम लोगों ने एयरपोर्ट नहीं किया हुआ, ठीक है, तो उसके लिए हम पहले स्टडी करेंगे कि जी एयरपोर्ट की बेसिक प्लानिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसको डिज़ाइन कैसे कैसे किया जा सकता है। एंड देन उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। अच्छा, आप स्टडी कहाँ से करेंगे, फ्रॉम वेयर। सबसे पहला तो जो आर्किटेक्ट्स के लिए एक मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, टाइम्स एवर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब वहाँ से पढ़ो किस हर चीज़ के बारे में, मतलब इंटीरियर स्पेस है या आउटर है या इनर है, हर चीज़ के बारे में जो है ना उधर लिखा हुआ है, बेसिक स्टैंडर्ड्स उसके अंदर डिफाइंड है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है कि आप कोई आर्किटेक्चर, इंटीरियर या लैंडस्केप मैगजीन्स होते हैं, A+I है। इसके अलावा जो है आर्ट डेली के मैगजीन्स आते हैं। एक अलग से भी कोई मैगजीन है जो पाकिस्तान में आर्किटेक्ट से रिलेटेड होता है, उससे पढ़ सकते हो। अच्छा, फिर थर्ड जो बहुत स्पेसिफिक होता है वो होता है कि जैसे मतलब सपोज आपने कोई स्कूल डिज़ाइन करना है, तो उस स्कूल में किसी मशहूर आर्किटेक्ट का स्कूल मतलब आपके काम से रिलेटेड काम हो जाए, तो आप उसको एज अ केस स्टडी पढ़ते हो। ठीक है, तो स्टडी वाला जब पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाए तो फिर आप क्या डिसाइड करोगे कि आपने कौन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल या इंटीरियर स्टाइल फॉलो करना है। ठीक है, सपोज आर्किटेक्चर स्टाइल्स के अंदर वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने 3 एग्जांपल्स लिए कि एक गॉथिक है, आपने गॉथिक उठा लिया कि जी अच्छा मैंने गॉथिक के ऊपर काम करना है। या फिर कोई चाइनीज़ है, आपने चाइनीज़ उठा लिया, तो आप चाइनीज़ के ऊपर आगे फिर अपनी थीम उस तरह से क्रिएट करोगे। अब चाइनीज़ स्टाइल के अंदर भी डिफरेंट किस्म की फॉर्म्स आती हैं, तो एक स्पेसिफिकेशन आप ले लो कि जी मैंने चाइनीज़ में आगे जाना है या फिर मैंने मॉडर्न में आगे जाना है, और फिर आप उसी के अंदर ही अपनी आगे रिसर्च कंटिन्यू करते हो। फिर आ जाता है आपका इंटीरियर स्टाइल। इंटीरियर के अंदर या तो आप कॉन्टेम्प्ररी जो भी चल रहा है आजकल, मिनिमलिस्ट जिसमें आप कम से कम काम करते हो, इंडस्ट्रियल है, स्कैंडिनेवियन है। ठीक है, मतलब है तो कोई 8-10, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको 4 की एग्जांपल दी कि आप इंटीरियर के अंदर इन स्टाइल्स के अंदर जा सकते हो। फिर आप आ जाते हो रिसर्च में। अब रिसर्च आप क्यों करते हो, जिसको हमें कॉपी पेस्ट के लिए बहुत बोला जाता है कि जी ये ना उठा लिया लोगों ने, पीछे से उनको कुछ नहीं पता था। अब रिसर्च आप क्यों करते हो कि जो आपकी इमेजिनेशन है ना उसको एक विजुअल रेफरेंस से सपोर्ट करने की कोशिश करते हो कि जी मेरे माइंड में एक आइडिया इस तरह का क्रिएट हो रहा है, उसका विजुअल रेफरेंस क्या बन सकता है।
ठीक है। फिर उन आइडियाज़ को आप नोट डाउन करते हो, फिर उनकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स देखते हो। सपोज़ आपने कोई नई चीज़ देख ली, जो आपको लगता है कि आपके पिछले काम से थोड़ी हट के है या आपको जो पता है उससे थोड़ा चेंज है, तो आप उन टेक्निक्स को जाके सर्च करते हो कि यार ये तो मैं डिज़ाइन तो मैं कर लूँगा, लेकिन ये बनेगा कैसे? अच्छा, फिर उनको डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट करना कि अब हर चीज़ जो है वो आपके डिज़ाइन में अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है? जैसे आप सपोज़ एक जगह पे बना रहे हो, कोई मतलब सहरा से जैसी जगह है और वहाँ पे आप बोलोगे जी मैं तो क्या कहते हैं, कोई पानी वाला स्ट्रक्चर है, कोई अजीब-सी चीज़ बनाने बैठ जाऊँगा। तो वो चीज़ आपने नहीं इम्प्लीमेंट करनी है, आपने अपनी साइट को देखना है, उसके बाद आपने उस जो सर्च है, उसको उस हिसाब से आगे कंटिन्यू करना है। अच्छा, जब वो चीज़ कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद मटीरियल आ जाते हैं आपके, जिसमें आपके अपने कलर कोड्स हो जाएँगे, टेक्सचर्स हो जाएँगे, साइज़ेज़ हो जाएँगे, फिर उन मटीरियल के ब्रांड नेम्स हो जाएँगे, जो आपने मूड बोर्ड के अंदर स्पेसिफ़ाई करने होते हैं, जब आप काम कर रहे होते हो। अच्छा, फिर वही लोकल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दोज़ रेफरेंसेस, ये वही वाली बात है जो मैंने पहले समझाई थी। फिर इसके अंदर टिप्स हैं कि पहली टिप ये है कि भाई रिसर्च के लिए विजुअल रेफरेंस कहाँ से मिल जाएँगे जो बहुत अच्छे होंगे। नंबर 1 के ऊपर बिहान है, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनल लोग अपना काम डालते हैं, वो एक शोकेस है, ठीक है? आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर, इवन ग्राफिक डिज़ाइनर्स का भी और आर्टिस्ट का। तो वहाँ सबसे बेस्ट काम होता है। तो सपोज़ आपको लाउंज भी डिज़ाइन करना है, तो आप जाके बिहान पे सर्च करो कि लाउंज किस तरह के मुझे लाउंज चाहिए वहाँ पे। तो लाउंज लिखोगे तो डिफरेंट किस्म के मतलब बेस्ट से बेस्ट काम आपको वहाँ पे मिल जाएगा। देन आर्क डेली है, उसके बाद पिंटरेस्ट है, फिर इंस्टाग्राम है, गूगल इमेजेस बिल्कुल एंड के अंदर आता है। फिर मटेरियल सर्च है। अच्छा, मटेरियल सर्च आप अपनी कंट्री के हिसाब से ही करेंगे, जैसे भाई रेफ़र करना है आपने आर्किटेक्ट सोर्स बुक जो आईएपी देती है हर साल, तो उसके अंदर पूरे पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज़ हैं वो मटेरियल ऑफ़र कर रही हैं, तो वो मटेरियल के बारे में डेटा होता है, उनकी कंपनीज़ की प्रोफाइल्स होती हैं, प्लस उनकी वेबसाइट्स होती हैं। तो आपने सपोज़ एस टाइल की कोई टाइल पसंद कर ली, जो आपके विजुअल रेफ़रेंस के साथ मैच कर रही है। देन उसके बाद आपने उस मटेरियल को उठाया और फिर एस टाइल की वेबसाइट के ऊपर जाके उसकी डिटेल्स लेनी, क्योंकि जो सोर्स बुक है आर्किटेक्ट की उसके अंदर सिर्फ एस टाइल के बारे में लिखा होगा कि जी ये लोग टाइल्स बनाते हैं और इनकी टाइल्स मतलब बड़ी वैरायटी में अवेलेबल है। फिर एस टाइल की वेबसाइट के ऊपर जाके आप एक दो चीज़ें कर सकते हो, या तो उनका जो कैटलॉग ऑनलाइन पड़ा है आप उससे अपनी चीज़ें निकाल सकते हो, साइजेज़ हैं, कोड्स हैं, कलर्स हैं, या फिर आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि जी मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए जो मेरा रेफरेंस है, तो आप अरेंज कर दोगे मुझे, या मुझे आप खुद बना के दे दोगे, तो वो फिर आपको आगे गाइड करेंगे कि जी आप क्या कर सकते हो उससे। फिर कंस्ट्रक्शन टेक्निक है, सपोज तुमने कोई अजीब सी सीढ़ी देख ली, तुम बोल रहे हो यार ये कैसे बनाऊंगा मैं लगा तो दूंगा डिज़ाइन में, लेकिन ये बनेगी कैसे? तो वो जो सीढ़ी है वो तुमने जो है यूट्यूब पे जाके उसको सर्च करना है कि यार ये सीढ़ी बनेगी कैसे, या ये जो शीशा है या ये खिड़की है जो मैंने डिज़ाइन की है वो कैसे बनाई है, क्योंकि अक्सर दफ़ा जो है लोग उनकी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो है ना वो क्या कहते हैं टेक्निक्स जो हैं कि वो किस तरह बनाई है या क्या तरीका है प्रोसीजर पूरा, वो यूट्यूब के ऊपर डाला होता है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। अच्छा, देन हम लोग का ओवरव्यू है मूड बोर्ड के ऊपर। मूड बोर्ड जो है वो टूल फॉर एनहांसिंग इमेजिनेशन, बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिंग अ मूड बोर्ड है। अब तुम उसको अपना डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर किस तरीके से चला सकते हो। तो हमारे पास 3 मूड बोर्ड हैं, 2 मेरे हैं, मतलब एक मेरा और टेंजी का कंबाइंड है, जो हम लोगों ने ब्यूटी पार्लर के लिए बनाया था। एक विला डिज़ाइन किया था मैंने, उसके लिए उसकी प्लानिंग के लिए मूड बोर्ड बनाया था, और एक डेंजी ने बनाया था मूड बोर्ड अ, अपने विला के इंटीरियर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला वाला मूड बोर्ड देखते हैं कि वो किस तरीके से बनाया हुआ है। ओके, तो ये मूड बोर्ड हम लोगों ने बनाया था ब्यूटी पार्लर जो कि कोयटा में हमें असाइनमेंट दी गई थी बनाने के लिए। डेट इसकी है 19 फरवरी 2019, सॉरी 12 फरवरी 2019। सबसे पहले हम लोगों ने प्लानिंग डिस्कस की है कि मूड बोर्ड के अंदर हमने पहले जो प्लान बनाया हुआ है ब्यूटी पार्लर का या सैलून का, तो उसको पहले डिस्कस किया हुआ है कि भाई वहाँ पे कौन कौन से एरियाज़ हैं और फिर हमारे मटेरियल किस किस एरिया में कैसे कैसे अप्लाई होंगे। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो मेक ओवर डेक है जिसके लेवल्स मार्क किए हुए हैं कि वो +6 इंचेस है। देन वेटिंग लाउंज और रिसेप्शन एरिया है जो 0 लेवल के ऊपर है। वैक्स रूम है, मैनिक्योर पेडिक्योर और शावर चेयर डेक है जो कि 6 इंच
कि प्राइस के ऊपर है, फिर एंट्रेंस एरिया है, मतलब कलर कोडिंग की हुई है एक साइड के ऊपर, और यहाँ पे हम लोगों ने उसको दिखाया हुआ है कैबिनेट्स का क्या कलर है, वैनिटी डेस्क, वैनिटी या सिंक किस तरीके से रखा हुआ है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि फ्लोर्स के ऊपर हम लोगों ने क्या चीज़ लगानी थी। ठीक है, मतलब पीछे से रिसर्चिंग वगैरह करके रखी हुई है, लाइक इससे कहीं ज़्यादा रिसर्च है, लेकिन हमने स्पेसिफिक जब जाना है, जब एक चीज़ प्लान हो गई है तो फिर उसको स्पेसिफिक जाके किस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट करना है अपने डिज़ाइन के अंदर, तो ये वो चीज़ें डिस्कस की हुई है। अच्छा, हम लोगों ने फ्लोर के ऊपर जो है ग्रे टाइल लगाई हुई है, जिस क्राउन टाइल्स की तरफ से है ये टाइल, 30x30 मेंटल। ठीक है, इस तरह से इसका नाम है, मतलब जो नाम मुझे मिला था पिंटरेस्ट के ऊपर, तो वो नाम मैंने इसके अंदर अप्लाई किया। अब यही चीज़ हमें पाकिस्तान के अंदर भी मिल जाती है। ठीक है, क्राउन टाइल नहीं होगा तो एस टाइल होगा, लेकिन यही चीज़ हमें मिल जाएगी, लेकिन इस टाइल का नाम चेंज नहीं होगा। अच्छा, फिर सेकंड नंबर पे जो बाथरूम के अंदर हम लोगों ने, सॉरी, डेवस्टोन ग्रे फ्लोर टाइल है, ये हम लोगों ने लगाई हुई है अपने इस एरिया के अंदर, जो कि हमारा है मेक ओवर डेक। वो फिर आगे जब मैं इमेजेस दिखाऊंगी तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो नंबर 2 के ऊपर डेवस्टोन ग्रेस फ्लोर टाइल है, उसका कोड लिखा हुआ है। फिर ज़ोरो मोज़ेक टाइल है, जो नंबर 3 के ऊपर है, ये हम लोगों ने बाथरूम में लगाई थी। इधर मेंशन किया हुआ है कि कौन सी फ्लोर टाइल होगी, वेटिंग लाउंज में लगेगी, वैक्स रूम में लगेगी, एंट्रेंस नंबर 1 वाली जो टाइल है वो कहाँ कहाँ मेंशन होगी। ठीक है, एंट्रेंस में है, बाथरूम में है, फिर नंबर 2 के ऊपर फ्लोर टाइल है जो कि मेकओवर डेक में लगेगी, मैनिक्योर डेक पे लगेगी। फिर नंबर 3 में वॉल है जो कि फ्लोर टाइल और जो है शावर बॉक्स के अंदर होगी। फिर उसके बाद है हमारी वॉल्स एंड सीलिंग्स के अंदर हम लोगों ने ये जो कलर्स हैं इनसे इंस्पिरेशन लेके हम लोगों ने बनाया था। अच्छा, तो फिर कलर्स हम लोगों ने निकाले। अब लासानी लैमिनेट्स के अंदर कोड्स उसके मेंशन किए हुए हैं। एक जो इसके अंदर नंबर 2 है वो एस ग्लॉस में है लासानी के पास, जो हमने कलर चूज़ किया था। देन थर्ड वन और फोर्थ जो है वो भी लासानी लैमिनेट्स है, उसके साइजेस लिखे हुए हैं कि जी 8x4 की जो है ये आपको शीट्स मिलेगी, और कलर कोड्स हैं। नंबर 1 का कलर कोड 2006 है, फिर नंबर 2 का जो कोड है वो 4052 है। इसी तरीके से नंबर 3 का कोड है 2019, और नंबर 4 का कोड है 2002। और फिर इनको लिखा हुआ है कि नंबर 1 और 2 जो हैं वो हमने यूज़ करनी है ऑन वॉल्स, अदर एलिमेंट। नंबर 3 जो है वॉल्स के ऊपर और दूसरे एलिमेंट, और नंबर 4 जो है जो सिंपल है वो पीछे बैकग्राउंड वॉल्स के अंदर इस्तेमाल करनी है। मतलब इतना स्पेसिफिक हो के आपने उसके ऊपर काम करना है। अच्छा, फिर मेकओवर डेक के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो मेंशन किया हुआ है कि जो है ना आपका चेयर आ जाएगी, जो ब्यूटी पार्लर चेयर है। नंबर 2 के अंदर मेकओवर काउंटर है, फिर उसके बाद मिरर है, फिर डिप्रेशन बॉक्सेस हैं, ये वॉल के अंदर बनाए हुए हैं लोगों ने लाइट के साथ। ठीक है, फिर फोटो फ्रेम्स हम लोगों ने सोचे थे वो लगाए हैं, हैंगिंग लैम्प्स हैं। अच्छा, ये ऑलरेडी जो है वो इस सैलून की ब्रांडिंग हुई हुई थी, तो ये भी हम लोगों ने अंदर, जाहिर सी बात है जब एक बाहर से एक लोगो लगा हुआ है और लोग अंदर आ रहे हैं, तो अंदर भी हमने एक डेजिग्नेटेड एरिया रखा था कि इसका अंदर भी कोई एक स्पेशल वॉल होनी चाहिए जहाँ पे नाम मेंशन हो, आपकी जो वो है पार्लर है उसका, सैलून का। अच्छा, फिर रोप लाइट है जो कि बैक लाइट पे यूज़ होंगी, वो मेंशन किया हुआ है। फिर उसके बाद वेटिंग लाउंज के अंदर किस तरीके की चेयर चाहिए, रिसेप्शन काउंटर पे कैसा काउंटर चाहिए, रिसेप्शनिस्ट के लिए कैसी चेयर चाहिए। अच्छा, जो है हमारे पास इन्वर्टर है वो किस तरीके का, किस कलर में चाहिए। अच्छा, टीवी कैसा लगा रहे हैं वो बताना है, स्टिकर्स वॉल के ऊपर कैसे लगा रहे हैं वो मेंशन करना है। अच्छा, फिर उसके बाद मैनिक्योर पेडिक्योर या शावर चेयर डेक है, तो उसके लिए क्या क्या हमें आइटम्स चाहिए। जो एक शावर चेयर है जो मतलब बाल आपके धोने के लिए इस्तेमाल होती है, इसके अलावा मैनिक्योर पेडिक्योर यूनिट है। देन हमने मिरर किस तरीके का, गोल मिरर रिकमेंड किया था, तो फिर गोल मिरर की इमेज दी हुई है कि जिस तरह से लगेगा। अच्छा, फिर सिंक बोल कैसा होगा, अलमीरा किस तरह की होगी, स्लाइडिंग पैनल चाहिए या ओपनेबल चाहिए तो वो मेंशन करना है। फिर उसके बाद हैंगिंग लैम्प्स किस तरीके के चाहिए, फिर वैक्स रूम के अंदर क्या अरेंजमेंट चाहिए, तो वो किस तरीके का वैक्स बेड है वो मेंशन किया हुआ है। कलर उसका मेंशन किया हुआ है कि जी वो मैं, यहाँ पे तो रेफरेंस के अंदर तो ब्लू है लेकिन हमें ब्लैक चाहिए था, तो हमने वो मेंशन किया है। इसके अलावा चेयर है, फिर वही सिंक है, मिरर है, हैंगिंग लैम्प है।
मतलब ये चीज आपने कंटिन्यू रखनी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने गोल लगा दिया जो आपका मिरर है और अंदर आपने जो है वो चकोर लगा दिया, वो चीज नहीं करनी है। ठीक है, उसको भी आपने अपने माइंड में रखना है कि आपने किस तरीके से लेके चलना है। बाथरूम के अंदर हमें कंसील्ड शावर चाहिए, कंसील्ड कोमोड चाहिए, वैनिटी सिंक चाहिए, एंड देन वही सर्कुलर सा लैंप हम लोगों को चाहिए। तो फिर हमारे ये इमेज है। अब इसके अंदर मैंने मेंशन किया कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ यूज हुई है। अब ये आपका मेन जो वॉल है जो हमने लोगों के लिए डेजिग्नेट की थी, उसके अंदर ये लोगो हमने यहाँ पे प्लेस किया है। अच्छा, इस तरह का मिरर यहाँ पे लगाया, लॉन्ग मिरर। देन ये चेयर है, तो ये चेयर इधर आ रही है। इस तरह की चेयर है जो शावर चेयर है, वो यहाँ पे हम लोगों ने लगाई हुई है। ये आप देख रहे हैं जो इम्प्रेशन बॉक्सेस हैं जो वॉल के अंदर लगाए हुए हैं, वो बॉक्सेस ये आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उठा कर टोटल कॉपी पेस्ट किया है, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि आप किस तरीके से इस चीज़ को लेके चल सकते हो। वो चीज़ वही इंप्रेशन बॉक्सेस यहाँ पे हैं, इधर सामान रखा है, यही इंप्रेशन बॉक्सेस यहाँ पे बनाए हैं अंदर करके, और इसके अंदर सामान रखा हुआ है। अच्छा, ये आपकी फ्लोर टाइल आ गई जो कि यहाँ पे भी इस्तेमाल हुई, यहाँ पे भी इस्तेमाल हुई है। जो मैंने आपको कहा था मेकओवर डेक के ऊपर हमने एक अलग से टाइल इस्तेमाल की थी, वो यहाँ पे है। जो है इसका आइसोमेट्रिक जो व्यू है उसके अंदर आप देख सकते हो कि जो टाइल्स हैं फ्लोर के ऊपर, सॉरी वॉल्स के ऊपर, वो हमने इस्तेमाल किए हैं। सर्कुलर मिरर्स हैं, सर्कुलर वैनिटी के ऊपर जो है वो बोल्स रखे हुए हैं सिंक के। यही चीज़ यहाँ पे स्लाइडिंग अलमीरा है। तो वो सारी चीज़ें जो हम लोगों ने मेंशन की थी पीछे, वो हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल की हुई हैं। ठीक है, और वही स्टिकर्स हैं, पेंटिंग्स, फ्रेम्स किस तरह से लगाए हुए हैं, राइटिंग कैसे की हुई है। तो वो चीज़ें, मतलब ये कि आइडिया आपका इम्प्रोवाइज होता जाएगा, लेकिन पहले आप उस आइडिया की तरफ लेके किस तरह आओगे। तो ये पूरा मूड बोर्ड जो है ना, वो आपको गाइड करता है कि आप इस आइडिया को कैसे कैसे पॉलिश कर सकते हो। फिर आ जाता है विला डिज़ाइन। तो विला के लिए हम लोगों ने ये बेसिकली खुजाम डिज़ाइन कर रहे थे, तो पहले इसकी सर्चिंग की थी। अब सर्चिंग के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड किया था कि पोर्च कैसा होगा, लाउंज कैसा होगा, लॉन्स कैसे देने हैं, हार्ड लैंडस्केप कैसे देनी है, और जो है मम्टी कैसे होगी। इसके अलावा स्विमिंग पूल्स अगर देने हैं तो वो किस तरीके के होंगे। फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिवाइड करके फिर उसकी सर्चिंग की, और जो चीज़ पसंद आई उस चीज़ को हम लोगों ने मूड बोर्ड में इंक्लूड किया। ठीक है, तो अब इसके अंदर पोर्चेस दिखाए हुए हैं कि जी ये वाला पोर्च है, इस पोर्च का थोड़ा वाइडर व्यू है। देन एक पोर्च इस तरीके से है कि भाई वो बेसिकली वो पोर्च नहीं, वो एक एरिया आपने डेजिग्नेट किया, उसके ऊपर सिर्फ शेड किया हुआ है। देन ये पोर्च है, ये पोर्च है जिसको बाकायदा जो है वो पोर्च बना रखा है लोगों ने। अच्छा, फिर उसके बाद लॉन्स हैं। अब लॉन्स सर्च किए थे तो उन लॉन्स की जो है फोटोज इसके अंदर लगाई हुई है, ताकि आपकी लॉन की इमेजिनेशन जो है वो इन्हांस हो जाए कि जी अच्छा, जो हम जिस तरह से लॉन बनाना है तो उसके कोई और तरीके भी हो सकते हैं लॉन लॉन डिज़ाइन करने के। फिर ये लॉन के इमेजेस हैं। हार्ड लैंडस्केप कैसे हो सकता है। अब लॉन के अंदर जो है वो दो तरह के पार्ट्स होते हैं। एक हार्ड होगा जिसके ऊपर जो है वो मतलब पौधे शौधे नहीं लगे होंगे, लेकिन कुछ डिज़ाइन होंगे। अच्छा, और क्या कहते हैं जिसको कहते हैं लैंडस्केप। और बाकी जो दूसरा वाला है जिसके अंदर ग्रास है, वो अलग है। तो हार्ड लैंडस्केप की कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने लगाई हुई थी। अच्छा, फिर उसके बाद है पूल्स एंड वाटर बॉडीज, वो किस तरह से मैनेज करें, क्योंकि हम लोग जहाँ पे बना रहे थे विला, तो वो थी गर्म जगह। अब गर्म जगह के अंदर आपको, अगर आप पानी से बेनिफिट उठाते हो तो आपका पूरा घर जो है वो ठंडा रह सकता है अगर आप हवा की डायरेक्शन की तरफ पानी रखोगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि जी प्लानिंग जो हम लोग करेंगे वो पानी से ही, मतलब जहाँ हवा चल रही होगी उस एज के ऊपर हमने पानी रखना है, ताकि वहाँ से हवा अंदर की तरफ आए। तो फिर उसके लिए पूल सर्च किए थे कि पूल्स को लोगों ने किस किस तरीके से इस्तेमाल किया है अपने घरों के अंदर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूल जा रहा है। ये पूल जो है वो लाउंज के अराउंड सर्कुलेट कर रहा है। ये एंट्रेंस के ऊपर पूल है, ये बैकयार्ड के अंदर पूल है। देन पीछे की तरफ पूल कैसे इस्तेमाल किया हुआ है बैकयार्ड में, फ्रंट पे कहाँ इस्तेमाल किया है। इवन जो आपका हार्ड लैंडस्केप है उसको भी पूल के साथ कैसे कंबाइन करके इस्तेमाल किया हुआ है। फिर मेन डोर एंट्रेंसेस आ जाती हैं कि उनको आप किस तरह से लेके चलोगे। अब कुछ जगह पे जो है वो बहुत सिंपल एंट्रेंसेस हैं,
कुछ जगह पे बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई है, तो उनको कैसे लेके गए हैं लोग, वो चीज़ भी देखनी बहुत इम्पोर्टेंट थी, ताकि हम भी कुछ इस तरह का कर सकें। लाइक ये एंट्रेंस है, इसके बाद ये एंट्रेंस आ रही है। इस स्टेयर के ऊपर जो है लाइट किस तरीके से इन लोगों ने ड्रॉप की है, देन इस दरवाजे को किस तरह से लेके गए हुए हैं, ये सारी चीज़ें। फिर स्टेयर लॉबीज़ ऑफ कोर्स जब एक विला बन रहा है तो उसके अंदर स्टेयर लॉबी जो है वो एक मेन अट्रैक्शन पॉइंट होता है, तो उसको किस तरह से लोगों ने हैंडल किया। तो एक मिनिमम तरीके पे कि मिनिमलिस्ट होके आप कैसे लेके जा सकते हो, एक है कि जब आप लग्जरी फैक्टर के अंदर आते हो तो आप स्टेयर्स को कैसे लेके जा रहे हो, उस चीज़ को हैंडल किया हुआ है। अच्छा, स्टेयर्स को हम लोगों ने अंदर जो काम हुआ हुआ है उसके अंदर कैसे, अगर ग्रीन स्पेस के साथ इनकॉर्पोरेट करना है तो हम लोग जो है वो किस तरीके से स्टेयर्स को यूज़ कर सकते हैं, या स्टेयर्स के साथ आप जो है अगर लॉन लगा रहे हो या लॉन से कहीं स्टेयर्स लीड हो रही हैं, वो कैसे आप डिफाइन करोगे। फिर उसके बाद है सेंट्रल कोर्टयार्ड्स। हमारे डिज़ाइन में लोगों ने कोर्टयार्ड का सोचा था कि जी हम लोग कोर्टयार्ड देंगे, तो अब कोर्टयार्ड किस तरह से मेंशन करेंगे वो चीज़ दिखाई हुई है। अब इस घर के अंदर जो है वो कोर्टयार्ड सेंट्रल है, पीछे से लॉबी आ रही है और लॉबी के साथ जो है मतलब जो आपके रूम्स हैं वो डिवाइड हुए हैं, ठीक है। अब इस घर के अंदर कोर्टयार्ड भी है, पूल भी है, एंड देन बेडरूम्स जो हैं वो कोर्टयार्ड को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें कैसे आप लेके जाएंगे, देन लाउंज आप कैसे बनाते हो जिसके अंदर बंदा ज़्यादा टाइम गुजारता है अपने घर का। अब ये लाउंज आप देखो, इसको देखो, दिस वन लाउंज के साथ मतलब कौन से ऐसे स्पेसेस हैं जो लाउंज के बाहर अगर आप व्यू देख रहे हो तो आपका व्यू किस तरह का आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें कैसे लोगों ने बना रखी हैं। अब इस लाउंज को देखें और इसके सामने वाटर बॉडी देखें, इस लाउंज को देखें, इसके सामने भी जो है ग्रीन स्पेस है। देन इस लाउंज के अंदर ग्रीन स्पेस नहीं है, लेकिन इसको इस तरह बनाया हुआ है कि ये खुद ही एक वाइडनेस की फीलिंग दे रहा है। ये लाउंज ग्रीन स्पेस के साथ है। इस लाउंज के साथ सामने खिड़की लगी हुई है पर ग्रीन स्पेस नहीं है, लेकिन मतलब एक अलग ही उसका एटमॉस्फेयर है। अब लाउंज जो है वो स्टेप डाउन करके बनाने का एक जगह मूड था, तो उसको फिर हम लोगों ने सर्च किया कि जी स्टेप डाउन अगर लाउंज दें तो वो कैसा लगेगा, अगर स्टेप के अंदर हम लोग सीढ़ी लगाएं, सॉरी सीढ़ी कह रही हूँ, सोफाज को अगर हम लोग एम्बेड करें तो वो कैसा लगेगा। इस स्पेस को देखो, इसको देखो। अच्छा, लाउंज को मतलब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है लोग एक बड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं और फिर उसके अंदर जो है ना आप फर्नीचर रख के या उसको टाइल से स्पेसिफाई करते हो कि जी ये लाउंज का पोर्शन है, यहाँ आपने सीट कुर्सियाँ रखनी है, बाकी जो है ना सर्कुलेशन स्पेस है। तो ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल थी उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, ये भी ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो लाउंज दो तरफ से फेस कर रहा है, एक तरफ इसका घर का अपना पर्सनल कोर्टयार्ड है और एक बाहर एक लॉन है, तो वो चीज़ भी किस तरह से इनकॉर्पोरेट की है। देन किचन है। अब किचन को कैसे बनाया हुआ लोगों ने, लाइक सिंपल है, फिर डिफरेंट कलर्स की यूजेस हैं। अब इसके अंदर जो है वो स्टोन भी है और वुड का भी इस्तेमाल किया हुआ है, यानी हम लोगों ने जितनी भी आइलैंड सेटिंग्स देखी होगी उसके अंदर ये देखोगे वो सामने है, लेकिन इस वाली आइलैंड सेटिंग के अंदर जो है मतलब एक हॉरिजॉन्टल पे रखा है और एक उसको कट करा है वर्टिकली, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर इसके बाद डाइनिंग्स किस तरह से सेट की हुई लोगों ने, एक अलग से एरिया डेजिग्नेट किया हुआ है घर के अंदर कि जी आप जाएंगे अंदर डाइनिंग आ जाएगी, डाइनिंग के बाद एक लाउंज का पोर्शन आएगा। ये है आउटडोर डाइनिंग कैसे होगी, लाउंज की तरफ ही अगर आप डाइनिंग रखें तो वो कैसे होगी। कोर्टयार्ड के साथ डाइनिंग, ये डाइनिंग से कोर्टयार्ड का व्यू है और ये कोर्टयार्ड से डाइनिंग को आप देख रहे हो इसके अंदर, तो ये कोर्टयार्ड का व्यू भी आ रहा है और आप डाइनिंग के अंदर भी बैठे हैं। देन बेडरूम्स किस तरीके से डिज़ाइन किए लोगों ने, अगर बेडरूम आपका बड़ा है तो आप उसको कैसे जो है वो जस्टिफाई कर रहे हो, मतलब अपनी इंटीरियर की प्लानिंग के साथ। फिर उसके बाद हम लोगों ने किए थे कुछ स्केचेस। अब जो स्केचेस हैं वो जस्ट मैंने वैसे तो काफ़ी सारे किए थे, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 शो किए हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैंने इन चीज़ों को कैसे अपने प्लान के अंदर इम्प्लीमेंट किया है स्केच करते हुए। अब ये वाला जो है पूल है,
तो इस पूल को मैंने यहाँ पे रखा है। ऑफ कोर्स मैंने जैसे पहले बताया था कि यहाँ पे हमें विंड डायरेक्शन जहाँ पे जिधर से विंड आ रही थी तो हमने उस एंड के ऊपर सोचा था कि जी यहाँ हम अगर पूल रखते हैं तो उससे पूरा घर हमारा ठंडा रहेगा। तो वो कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इस पूल को आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है। ये जो डेक है वो इस तरह का डेक बनाया। अच्छा, फिर जो है ये जो सीढ़ी है और इसका कोर्टयार्ड है, ये चीज़ इधर आ रही है। फिर ये लाउंज के अराउंड जो एक वाटर बॉडी चल रही है, तो ये लाउंज के अराउंड एक वाटर बॉडी चल रही है, ठीक है। एंड डिफरेंट स्केचेस हैं। फिर वही पूल तो बेसिक आइडिया था कि वहीं रखना है, आप पूल का डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। इसके अंदर मैंने लाउंज सेंट्रल कर दिया। इसके अंदर लाउंज एक साइड पे था और इसमें लाउंज सेंट्रल है, ठीक है। वो जो एक सेंट्रल वाला आइडिया देखा था उसके अकॉर्डिंग वही पूल उस तरफ है। फिर डेक पहले इस तरह से बनाया हुआ था लेकिन फिर ऐसे स्ट्रेट कर दिया। फिर बेडरूम्स की ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। अब इस बेडरूम को जो है वो ये पूल मिल रहा है। देन लाउंज को जब सेंटर में है तो इधर से मैंने इसको दो व्यूज़ देने की कोशिश की है। एक पूल का व्यू आ रहा है और एक अंदर की तरफ मैंने एक कोर्टयार्ड डिज़ाइन किया है, पेशू जिसको आप लोग बोलते हो। अच्छा, फिर एंट्रेंस करके ये सीढ़ी बनाने की कोशिश की है। फिर यहाँ पे इसको कंपनसेट किया है एक और कोर्टयार्ड के साथ। ये पोर्च हो गया, देन ये बेडरूम है, फिर पीछे से पूरा लॉन एरिया डिफाइन किया है। देन इसके अंदर भी ये जो प्लानिंग है वो इससे थोड़ी मॉडिफाइड है, ठीक है। देन एक और प्लानिंग की थी, इसके अंदर 2 बेडरूम्स 4 बेडरूम रखे, पूल मैंने फिर दरमियान में कर दिया, सेंट्रल कोर्टयार्ड रखा, लाउंज इधर ले आए और फिर ये जो वाटर बॉडी है ऐसे घुमा दी इसके अराउंड। फिर ये फाइनल प्लानिंग थी। अब फाइनल के हमने दो ऑप्शंस बनाए थे, तो उसमें ये स्टेयर्स यहाँ यूटिलाइज की हुई हैं, ठीक है। ये कोर्टयार्ड और जो आपका डाइनिंग हॉल है तो उसको यहाँ पे ये डाइनिंग एंड ये कोर्टयार्ड, प्लस इसको एक वाटर बॉडी का व्यू भी दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, फिर ये बेडरूम्स हैं। अब मैंने जितनी भी सर्चिंग की थी उसमें सब में ज़बरदस्त आइडिया मुझे ये लगा था कि ये पूल के ऊपर जो एक रूम है वो ऐसे हैंग करता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो वो एलिमेंट मैंने कोशिश की थी कि मैं अपने प्लान्स के अंदर दूँ, और यहाँ पे एक जैसे इस तरह से लोगों ने कॉर्नर विंडो दी है तो वो चीज़ मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँ कि वो मैं अपने प्लानिंग के अंदर कैसे लेके आ सकती हूँ। तो ये कॉर्नर विंडो जैसे हैंग हो रही है पूल के ऊपर, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे वाटर बॉडी के ऊपर हैंग करने की कोशिश की है। देन इसके अराउंड मैंने यहाँ भी वाटर बॉडी चलाई है, यहाँ भी, प्लस जो ये लाउंज है तो ये लाउंज के अराउंड एक वाटर बॉडी मूव की है। फिर इस तरह का एक सीढ़ी जो स्टेयरकेस है वो दिया है तो वो मैंने यहाँ पे लगाया। एंड पोर्च, तो ये आपका पोर्च आ गया। उसके बाद सेकंड प्लान है, अब इसके अंदर जैसे उसमें लाउंज सामने था, इधर मैंने सेंट्रल लाउंज रख के उसको बनाने की कोशिश की कि जी वो कैसे प्लानिंग हो सकती है। देन वो ये हमारा पूल है। अच्छा, वो पीछे था वाटर बॉडी, ये पूल है तो इसके अंदर जो है वो स्विमिंग का ऑप्शन भी खुला है, ठीक है। तो यहाँ पे स्विमिंग हो सकती है एंड देन उसके साथ आपका जो वो होगा एक शावर रूम है, स्विमिंग करने के बाद जो शावर की ज़रूरत होती है, और फिल्ट्रेशन एक रूम है कि आप फिर मतलब जो आपका पानी है पूल का उसको आप कैसे फ़िल्टर आउट कर रहे हो। देन वही जो विंडो वाला है वो एक एलिमेंट यहाँ पे भी अप्लाई करने की कोशिश की थी कि जी ये कैसे लग सकता है। अच्छा, फिर जो पेशोज़ हैं वो अंदर किस तरह से आ रहे हैं उस चीज़ को मैंने इधर ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, इधर और इधर, ताकि जो लाउंज है उसको वही 2 जगह के व्यूज़ मिले, एक जो है पूल का और एक गार्डन का। गार्डन इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। अच्छा, फिर इस बेडरूम को पूल का व्यू आ रहा है, इसको पीछे लॉन का व्यू आ रहा है, प्लस इधर से भी वो देख सकता है और ये भी पूरा लॉन की तरफ है। देन यहाँ पे पूरी वाटर बॉडी क्रिएट की है जो कि एक अलग इम्पैक्ट देगा। अच्छा, इसका जो पोर्च है वो डिफरेंट होगा, वो फिक्स्ड किस्म का पोर्च है जो कि ये है। लाउंज ये रहा, सेंटर में एक एरिया डेजिग्नेट किया जैसे इसमें किया हुआ है कि हम इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर स्टेप डाउन करके लाउंज दिया हुआ है, पर मैंने इसके अंदर स्टेप अप करके डाइनिंग एरिया दिया है क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा था। अब इसके अंदर हम अगर हम लोग इंटीरियर की कोई अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो ये बहुत ऑफ बैलेंस लगेगा, तो इसलिए फिर इसको 2 पोर्शंस में, मतलब इक्वल तो नहीं है लेकिन ये डाइनिंग जितना ले सकता है उतना लेके फिर डिवीजन की है और अपना लाउंज भी क्रिएट किया है, उसके साथ डाइनिंग भी इसी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। तो मेरी प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गई, अब टैनजी की बारी।
अच्छा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हेलो। नहीं आ रही। अब आई? हेलो। हुई? स्क्रीन शेयर हुई? किसी को नजर आया कुछ? मुझे नजर आ रही है, शुरू कर। अच्छा। अच्छा, कुछ चीज़ों की मैं एडिशन करूंगा, जो उष्मा ने बताई उसमें ही एडिशन करूंगा कि मूड बोर्ड जो है, एक तो डिज़ाइन प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, उसके अलावा इसका एक और बेनिफिट ये है कि जब भी आप अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में आप कोई फर्नीचर लेते हैं या कोई डेकोरेटिव सेट देखते हैं या वास देखते हैं तो आप वेंडर को अप्रोच करते हैं। अब जितने भी आप जो चीज़ें देख रहे हैं ये वेंडर की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अवेलेबल होती है, वहां पे आपको आर्टिकल नंबर मिल जाता है, उसका स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, प्राइस मिल जाती है। तो यही चीज़ें आप यूज़ करके मूड बोर्ड जो है इसको बीओक्यू के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास प्राइसिंग है पड़ी, आप अपना जो क्वांटिटी है या एस्टिमेट है आपके इंटीरियर का, आप इसके थ्रू कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप कोई जो है फर्नीचर है या कोई चेयर है या कुछ भी आप सिलेक्ट करते हैं तो आप वेंडर की वेबसाइट पर जाते हैं, वहां पे आपको स्पेसिफिकेशन मिलती है, उसकी उसकी डायमेंशन मिल जाती हैं, उसमें मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, फैब्रिक कौन सा यूज हो रहा है, फैब्रिक में कलर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं आपके पास, अगर तो आप किसी वेंडर से परचेज कर रहे हैं या परचेज करें। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फर्नीचर खुद भी डिजाइन कर सकते हैं, कस्टम डिजाइन फर्नीचर भी यूज कर सकते हैं। ये उस सिनेरियो में अगर आप किसी वेंडर के साथ काम कर रहे हैं, जैसे पॉलीफॉर्म हो गया, रेस्टोरेशन हार्डवेयर है, मिनियाटी है, ये लोग आपको वेबसाइट के ऊपर प्राइसिंग भी दे देंगे, इवन आपको कैड मॉडल भी दे देंगे जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने 3D मॉडल में। उससे आप जो है स्पेस भी जो है देख सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट या वो फर्नीचर यूज करने के बाद स्पेस का लुक कैसा होगा। उसके अलावा विजुअलाइजेशन में भी ये चीज हेल्प करती है। अब मूड बोर्ड प्रिपेयर करते हैं, मूड बोर्ड जो है फिर आर्ट डायरेक्टर के पास जाता है, आर्ट डायरेक्टर इसको वेरीफाई करता है, उसके बाद जो है जो इनिशियल मीटिंग्स होती हैं क्लाइंट के साथ उसमें मूड बोर्ड यूज होता है। तो उसमें पता चलता है कि जो फर्नीचर की टाइप आप यूज कर रहे हैं, क्या क्लाइंट जो है आपका विलिंग है वो परचेज करने के लिए। उसके बाद ये जो मूड बोर्ड मैंने प्रिपेयर किया था, ये मेरा एक इंटीरियर का प्रोजेक्ट था, ये रिसर्च थी मेरी, तो उसके लिए मैंने प्रिपेयर किया था, है तो स्पेसिफिक 2 स्पेसिस का, तो वो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ कि कैसे मैंने काम किया था। अच्छा, इसमें बेडरूम एक स्पेस थी, इसमें सबसे पहले हम कलर पैलेट पे बात करते हैं कि कलर पैलेट क्या होगा, जो थीम होगा बेडरूम का, या आप जो ओवरऑल जो थीम लेके चल रहे हैं पूरे इंटीरियर में प्रोजेक्ट के, वो कलर पैलेट क्या होगा, उसमें कौन कौन से कलर यूज होंगे, या फिर आप यूं कह लेंगे उसमें कलर स्कीम्स कौन कौन सी यूज हो रही हैं। तो उसमें जो है मैंने नीचे ये 3 कलर शो किए जो मेरे यूज हुए हैं। उसके बाद जो है एक कम्प्लीमेंट्री कलर यूज होता है जो 10% अमाउंट होती है उसकी, वो आपकी किसी भी पेंटिंग में हो सकता है, वो आपके किसी भी कुशन में हो सकता है या किसी भी चीज में हो सकता है। उसके बाद अब जैसे मैंने फैन, अब इंटीरियर में अगर मैं देखूं तो जो मेरा मूड है इंटीरियर का, उसके लिहाज से मैं सर्च करूंगा कि फैन जो है उसका डिजाइन क्या होगा, क्लासिकल डिजाइन है, मॉडर्न डिजाइन है, मिनिमल है, क्या है फैन का डिजाइन। मैं उसके मटेरियल पे सर्च करूंगा, मटेरियल देखूंगा, कलर्स देखूंगा, उसी तरह मैं बेड अपना सर्च करूंगा, बेड कौन कौन सी कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं, आईकिया दे रहा है, रेस्टोरेशन हार्डवेयर है, पॉलीफॉर्म है, मिनियाटी है, इनके पास जाऊंगा जो मुझे कंपनीज पता है कि ये लोग जो है मॉडर्न डिजाइन पे काम करते हैं। मैं उनकी वेबसाइट विजिट करूंगा, वहां पे जाके उनके जितने भी कैटलॉग हैं उनमें वो सर्च करूंगा कि कौन सा मेरे जो है डिजाइन को जो है कंप्लीमेंट करेगा, जो फर्नीचर है उनका। उसके बाद फिर आर्म चेयर आ जाती है, फिर फ्लोरिंग कौन सी यूज कर रहा हूँ, फ्लोरिंग लाइट है, डार्क है, कौन सा वुड है, चेरी वुड है, वॉलनट है आपके। उसके बाद फिर
इंजीनियरिंग वुड यूज कर रहे हैं, कौन सी आप वुड यूज कर रहे हैं, या इसकी जगह आप सिरामिक टाइल यूज कर रहे हैं लेकिन उसके ऊपर टेक्सचर जो है वो वुड का हुआ हुआ है। अगर तो परक्यूट यूज कर रहे हैं तो उसका पैटर्न कौन सा होगा, जो बास्केट होगा, एक रेगुलर जो नॉर्मल यूज होते हैं वो परक्यूट है, या किसी एंगल पे है, किस तरह की आपकी फ्लोरिंग है। उसके बाद कर्टन्स आ जाएंगे, तो कर्टन्स में आप कितनी लेयर्स यूज कर रहे हैं, फैब्रिक कौन कौन सा यूज कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट है, सेमी ट्रांसपेरेंट है, किस तरह का आपका कर्टन यूज कर रहे हैं। फ्लोर लैंप है, आप मेटल में जा रहे हैं, आप एल्यूमिनियम में जा रहे हैं, या कौन सा मटेरियल जो है आप वो लैंप के लिए यूज कर रहे हैं। फिर उसी तरह उसके कलर स्कीम्स को भी देखेंगे, उसमें फिर हम लाइट का फॉल देखेंगे, जो लाइटिंग जो हमारे रूम की है उसके मूड के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। कारपेट पे आ जाएंगे, कारपेट हैंडमेड देख रहे हैं या किसी कंपनी से बाय कर रहे हैं या कोई वेंडर उसके लिए देख रहे हैं। फिर उसके लिए उसी तरह जो बेडरूम में अब हमारी जो बाकी चीजें एसेसरीज में आ जाएंगी, हमारी साइड टेबल्स आ जाएंगी, साइड टेबल्स के ऊपर हमारे जो है लैंप आ जाएगा, साइड टेबल लैंप आ जाएगा। अब वो लैंप या तो आप रिपीट करेंगे कि जो आपके लेफ्ट है राइट पे भी वही होगा, या आपने उसमें कुछ कंट्रास्ट लेके आना है, या आपने वो बैलेंस को तोड़ना है, बैलेंस में ही रहना है लेकिन सिमेट्रिकल बैलेंस नहीं रखना। तो आप चेंज कर सकते हैं। आप जो लैंप है, आप एक लैंप जो है वो टेबल के ऊपर होगा, रखा हुआ होगा, दूसरा आप जो है वो सस्पेंडेड लैंप भी यूज कर सकते हैं जो सीलिंग से कनेक्ट होगा। साइड टेबल आपकी जो है वो मैंने यहाँ पे जो है डार्क कलर में यूज किया, क्योंकि जो मेरा मूड चल रहा है वो इंटीरियर का वो इसी तरह का है। उसके फिर उसमें फिर कलर चेंज कर लिया कि टॉप आपका डिफरेंट होगा, बॉडी आपकी जो है वो डिफरेंट होगी। अगर तो आपको अवेलेबल है वेंडर के पास, ठीक, नहीं तो आप वही रेफरेंस लेके आप अपने जो कारपेंटर है या जो भी आदमी बना रहा है उसको आप वो रेफरेंस देके उससे वो बनवा सकते हैं। लेकिन उसमें फिर आपके पास वैरायटी आ जाती है कि आप अपनी मर्जी का भी उसमें कलर या कोई मटेरियल यूज कर सकते हैं। ये मोड बोर्ड यूज किया था मैंने बेडरूम के लिए। इसी तरह फिर मेरा जो है ये लाउंज है। अब लाउंज जो था मेरा सनकिन था, वो 1 फीट जो है वो जो हमारा ग्राउंड लेवल है उससे वो नीचे था, -1 था। तो उसके लिए मुझे फर्नीचर चाहिए था कि स्पेस भी काफी बड़ी है, और मुझे सोफा जो है वो एल शेप में चाहिए था। तो मैंने फिर उसके लिए सर्च करना शुरू किया कि एल शेप जो सोफा है वो कौन कौन से वेंडर जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ढूंढते ढूंढते मुझे ये मिला सोफा। उसके बाद फिर मैंने उसमें मटेरियल देखे, लेदर है, कॉटन है, कौन सा जो है मटेरियल अवेलेबल है इसमें। अब जो मेरा मूड चल रहा था उसके लिए जो लाउंज के लिए मुझे कॉटन रिक्वायर था, तो मैंने कॉटन में सर्च किया तो मुझे मिल गया। या जीन्स है आपके पास, फिर उसके बाद पाउफ आ जाता है, सॉफ्ट सिटिंग आ जाती है। फिर डेकोरेटिव सेट आप कौन कौन से यूज कर रहे हैं, उसमें किस तरह के यूज कर रहे हैं, आप उसमें कैंडल यूज कर रहे हैं, वासेस यूज कर रहे हैं, या कोई स्कल्पचर यूज कर रहे हैं। फिर शैंडिलियर आ जाएगा आपका, आपके डाउन लाइट आ जाएगी जो सीलिंग में लगती है, उसका एंगल क्या होगा, उसका फॉल कैसा होगा, उसकी इंटेंसिटी लाइट की क्या होगी, उसमें कलर कोड कौन सा यूज होगा, जो आपको वेंडर प्रोवाइड कर रहा है वो ब्लू में है या येलो शेड में जा रहा है। उसके बाद जो है फिर स्कल्पचर आप कौन कौन से यूज कर रहे हैं, जो स्कल्पचर आप रखेंगे कहाँ पे, आप जो है कंसोल पे रखेंगे, टीवी कंसोल पे रखेंगे, या आप साइड टेबल पे रखेंगे, या जो आपकी टेबल जो सेंट्रल टेबल है लाउंज की आप उस पे रखेंगे। तो उस हिसाब से उसी अकॉर्डिंग जो है आप स्कल्पचर तलाश करेंगे, मेटल में देखेंगे, ब्रास में देखेंगे, कॉपर में देखेंगे, या वुड में आप स्कल्पचर देखेंगे। फिर फ्लोरिंग पे बात आ जाती है कि इस एरिया में फ्लोरिंग कौन सी यूज होगी। कलर सीक्वेंस मैंने वहीं रखा था जो मेरा बेडरूम में था, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है फ्लोरिंग का पैटर्न चेंज करके इसको बास्केट फ्लोरिंग में ले आया था। वासेस जो हैं वो आपके मार्बल में है, ग्लास है। तो कौन कौन से वासेस जो आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने ग्लास यूज किया। फ्लोर लैंप आ गया आपका, फ्लोर लैंप जो है अब वो मेटल में है या फिर वो 2-3 मटेरियल से मिल के बना हुआ है, मेटल है, फैब्रिक है आपका, या फिर आप जो है इसमें पेपर भी यूज कर सकते हैं। तो ये मूड बोर्ड था जो मैंने प्रिपेयर किया था। इसमें मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई, मुझे मटेरियल्स का आइडिया हो गया, मुझे इसमें बनाते हुए ये आइडिया हो गया कि ये मेरी स्पेस जो है इसकी क्या कॉस्ट होगी। साथ साथ स्पेसिफिकेशन में कॉस्ट भी मिल जाती है उसमें। तो उसके अलावा मटेरियल्स का भी मुझे पता चल गया कि मैं कितने मटेरियल जो है अपने इंटीरियर में यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम, और उसकी लाइफ का भी पता चल गया। अगर तो मेरा
प्रोजेक्ट जो है वो सी साइड पे है तो मटेरियल भी मैं उस हिसाब से देखूंगा, क्योंकि वहां पे जो है मॉइस्चर होता है, सॉल्ट होता है। अगर तो मैं मेटल यूज कर रहा हूँ, मेटल में आयरन यूज कर रहा हूँ, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। वुड में किस तरह की यूज कर रहा हूँ कि उसकी जो लाइफ है वो अच्छी लाइफ हो उसकी। मॉइस्चर की वजह से वुड भी खराब हो जाता है, आपका मेटल भी खराब हो जाता है, उसी हिसाब से देख के चलना पड़ता है। फिर उसके अलावा जो वॉल्स हैं उसके ऊपर मटेरियल कौन सा लग रहा है, कलर कोडिंग कौन सी है, आप स्टूको यूज कर रहे हैं, आप प्लास्टर यूज कर रहे हैं, आप अगर तो डिस्टेम्पर में जा रहे हैं तो डिस्टेम्पर कौन सा यूज कर रहे हैं, उसमें कलर कोडिंग आ जाएगी आपके पास। इसी तरह आपके पास फिर वेंडर भी आ जाएंगे कि आपके पास मास्टर पेंट है। उसके अलावा और भी इस तरह की जो कंपनीज हैं जो प्रोवाइड कर रही हैं पेंट, उसमें आप कलर कोडिंग देखेंगे। नहीं तो आप अपनी मर्जी की पैलेट भी बनवा सकते हैं उनसे, डिफरेंट पेंट यूज करके, जो आपका मूड है उसके अकॉर्डिंग होगी। तो ये था मेरा मूड जो मैंने प्रिपेयर किया था उसके लिए। इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई, मेरा टाइम काफ़ी कम हो गया था। मूड बोर्ड मैंने पहले रेडी कर लिया, मुझे पता था कि मेरे पास फर्नीचर कौन सा है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ना सिर्फ डिज़ाइन करने में बल्कि विजुअलाइजेशन में भी जो है मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। मैंने पहले ही हर चीज़ प्रिपेयर करके रख ली थी। तो उसके बाद जस्ट मैंने फिर काम किया है, जो मेरे पास मॉडल जो मैंने कैड मॉडल जो है वेबसाइट से लिए थे वेंडर की, वो मैंने यूज किया, मटेरियल प्रिपेयर किया। तो इससे मूड बोर्ड बनाने से जो है 30% जो है मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई थी काम की। तो मूड बोर्ड होना चाहिए, लाजमी है। आप क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपके हायरार्की में अगर देखें तो आपके जो आर्ट डायरेक्टर है या जो आपका इंटीरियर सीनियर इंटीरियर डिजाइनर है, आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं जाके कि आप डिजाइन कर रहे हैं तो ये आपका मूड बोर्ड है, तो उनकी क्या राय है इस बारे में। तो काफी हेल्पफुल होता है, तो हमें यूज करना भी चाहिए मूड बोर्ड। बस यही था। तो अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। नहीं तो सेशन एंड करते हैं। ठीक हो क्या? फिर इसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो में अपलोड करूँगा, उस जगह पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का तो। ठीक है फिर। थैंक यू तंजील अमजद और उश बरूज फॉर सेशन। वेलकम। वेलकम बॉय।